मुनव्वर सुल्तान साहब लखनऊ के वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं, जो आप जिला न्यायालय से लेकर और उच्च न्यायालय तक आप जो है अपना विधि व्यवसाय करते हैं। तो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी। रेहाना सिद्दीकी। अच्छा, रेहाना सिद्दीकी। हमें 3 बेटियां भी हैं बस। सबसे बड़ी बेटी मेरी सुम्बुल सिद्दीकी है, सेंट मैरी स्कूल है, उसमें वाइस प्रिंसिपल है। जो मेरी सेकंड डॉटर है सीमा सिद्दीकी, इस वक्त वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लॉ की एचओडी है। सबसे छोटी बेटी तो है मेरी वो सारा सिद्दीकी है, लेकिन वो दिल्ली में सेटल थे और त्याग की भावना खत्म हो गई। शहरों में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है और गांव को लोग वृद्धाश्रम बना दे रहे हैं। नया लड़का वकालत की पढ़ाई करके कचहरी में आता है तो उसके सामने तमाम सारे ऑप्शन होते हैं कि वो सिविल की तरफ जाए, फौजदारी की तरफ जाए। अगर वकालत कोई है सही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, संपूर्ण दुनिया हमारे कदमों के आगे झुके इसकी कल्पना हम नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने कदमों के आगे झुका न सके इसकी कल्पना हम जरूर करते हैं। समाज में जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब न्याय का संकट आता है तो वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो उसके साथ खड़ा होकर के न्याय की लड़ाई लड़ सके। तो इसमें अधिवक्ता सबसे नंबर 1 पर आता है। अधिवक्ता समाज का वह सजग प्रहरी होता है जो न्याय की लड़ाई के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी वह अपना योगदान देता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी मुद्दे पर कोई बात आती है तो उस पर भी वह विद्रोह के तेवर के साथ अगर खड़ा होता है तो वह एक अधिवक्ता होता है। तो अधिवक्ताओं का जो जीवन है वो बड़ा ही दुरूह माना जाता है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री एम सुल्तान साहब, मुनव्वर सुल्तान साहब आज हमारे साथ हैं। आज हम इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तो सुल्तान साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। कि चूँकि नाम हमने बताया अपने दर्शकों को, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता कौन थे, आपका जन्म स्थान कहाँ है और कहाँ से आपने प्रारंभिक शिक्षा शुरू की थी, उस सफ़र के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरे पिताजी उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में भवानी सेंटोरियम में जन्मा है। अच्छा, मेरे पिताजी भवानी सेंटोरियम में सीनियर फार्मासिस्ट थे। अच्छा अच्छा। हमारा जन्म वहीं भवानी में हुआ है, अपनी लाइफ पूरी वहीं बिता दी। तो प्रारंभिक शिक्षा भी इसका मतलब आपकी वहीं से शुरू हुई? प्राइमरी स्कूल में हुई। अच्छा, तो वहाँ 5 का गए हुआ। कक्षा 6 से जैसे नैनीताल में हेडक्वार्टर को गवर्नमेंट जीआईसी स्कूल था। अच्छा, जीआईसी में एडमिशन ले लिया और नहीं फिर मैंने ग्रेजुएशन वहाँ पर डिग्री कॉलेज था, डीएसबी डिग्री कॉलेज। अच्छा, जो आज कुमायूं यूनिवर्सिटी बन गया है वो हमारा कॉलेज था। अच्छा। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो वहाँ फिर वहाँ लॉ वगैरह नहीं था, तो फिर लॉ मैंने आकर के लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा। तो आपका जन्म जो है नैनीताल में हुआ, तो फिर लखनऊ से आपका नाता, लखनऊ पढ़ने के लिए आप आए? पढ़ने के लिए आए, लॉ करने के लिए। पिताजी ने शुरू में जब हम पैदा हुए थे तो मैं बड़े भाई से कहते थे डॉक्टर बने आएंगे और इनको डॉक्टर वकील बनाऊंगा। तो उस दिन से और आज उनके हमारा भी दिमाग में वही बैठ गया कि वकील बनना हो। पिताजी ने ये कहते वकील बनना, यानी पिताजी तो की मैंने ग्रेजुएशन लॉ, इसीलिए मैंने बीएससी वगैरह नहीं किया, बीए किया। बीएससी करने के बाद उन्होंने सीधे मुझको लखनऊ भेज दिया। उस वक्त नैनीताल में लॉ की पढ़ाई नहीं होती था ही नहीं, एलएलबी नहीं थी जब सब, डिग्री कॉलेज में नहीं थी। और शायद हल्द्वानी में कॉलेज था, वहाँ थी, लेकिन वहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में आकर के लॉ ज्वाइन। अच्छा अच्छा। तो ये कौन सा? 1968 हुआ। अच्छा, 1968। उस वक्त 3 इयर्स का कोर्स शुरू हुआ। पहले 2 साल तो एलएलबी का कोर्स होता था। तो मेरा वो बैच है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3 इयर्स का पहला बैच। दिसंबर 71 का मेरा रजिस्ट्रेशन। अच्छा अच्छा अच्छा। और दिसंबर 71 से आप समझिए कि वकालती कर रहे, कोई दूसरा काम कभी किया। आप 5 भाई थे? 5 भाई थे हम और एक बहन? एक बहन सबसे बड़ी थी, हम 5 भाई थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका नंबर किस पर? मैं सेकंड में। अच्छा, भाइयों में। अच्छा, दूसरे बहनों भाइयों में थर्ड हो गई। अच्छा अच्छा। मेरे बड़े भाई वो आर्मी, मतलब पिता की तीसरी संतान है आप और भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा हाँ, तो हम लोगों का नेटिव प्लेस डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है। अच्छा, आप लोगों का, हमारे फादर का जो नेटिव प्लेस था सुल्तानपुर, हमारी खेती बाड़ी। आप लोगों का मूल स्थान जो है वो सुल्तानपुर जिला है। कौन सा गांव?
इस्कॉली गाँव है एक वहाँ पर, इस्कॉली। शहर से करीब 8-10 किलोमीटर दूर पर अच्छा इस्कॉली एक गाँव है, जहाँ पर ये कमला नेहरू इंस्टीट्यूट बना है। अच्छा और अच्छा। हमारे कमला नेहरू इंस्टीट्यूट से 3 किलोमीटर और आगे बढ़ते थे हमारा गाँव पड़ता है। शहरी हो गया समझिए वो पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सीनियर आपका था, वरिष्ठ मेरे अधिवक्ता? सीनियर थे यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता थे श्री हबीबुल्लाह साहब, अच्छा हबीबुल्लाह। बहुत सीनियर थे। उनके अच्छा। 2 बेटे थे, वो दोनों वकील थे, बदर हबीब साहब और सदर हबीब। अच्छा और हम उन्हीं को हमने अपना सीनियर चुना था, उन्होंने हमको सब सिखाया। तो वो सिविल के प्रैक्टिशनर थे? सिविल के जो सीनियर लॉयर सब थे, अच्छा अच्छा। और जो बड़ा रिगार्ड करते थे, और उनके अंदर हमने एक बहुत विशेषता देखी कि जितना वो पढ़ते थे, हमने आज तक अपने लाइफ में इतना पढ़ने वाला। अच्छा हमारे बार एसोसिएशन का सेंट्रल बार एसोसिएशन की कोई किताब ऐसी नहीं जिसको उन्होंने टिकना करना खाओ, जिसको मैं अच्छा। पूरी बार पढ़ डाली थी, और उनको बहुत स्टडी करती थी। आज के जमाने में आपने देखा होगा जो कितना आवश्यक। परिवर्तन आया है। बिल्कुल बिल्कुल। ना कोई अदालत पढ़ती है और ना कोई वकील, ये तो सिर्फ हाईकोर्ट की वजह जिंदा है कि हाईकोर्ट में केस रूलिंग पे ही बेस करते हैं। जब आपकी वकालत आपने शुरू कर दिया, एक वकील जब आप हो गए होंगे, तो माता पिता की इच्छा होती है कि जब बेटा अपने पैरों पर जब खड़ा हो जाता है, तो फिर उसके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के बारे में जो है चर्चा माता पिता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फादर के बाद 74 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, और 74 में मेरे बाद मेरी मदर जो वहाँ नैनीताल में ही रहा करती थी, अच्छा जो गांव में कभी नहीं रही थी, ग्रैंड मदर रहती थी, अच्छा वो उनको यहाँ आना पड़ा। अच्छा। बातचीत में अक्सर जो है पिता तो आ जाता है सामने, माँ छूट जाती है। थोड़ा मैं माँ पर जो है, तो आपकी माता जी जो है बिल्कुल शुद्ध गृहिणी थी या वो कहीं सेवा में थी क्या? कहीं सेवा नहीं थी, शुद्ध गृहिणी थी। पढ़ी लिखी थी? गृहिणी के साथ चूंकि हम खर्चा बहुत था, पढ़ी लिखी नहीं थी, उर्दू और अरबी का ज्ञान था। ज़्यादा नहीं, कहीं कोई स्कूल में नहीं पढ़ी थी। अच्छा। लेकिन उनको वो टेलरिंग का काम बहुत अच्छा करती थी। 75 दिसंबर में मेरी शादी हुई। अच्छा अच्छा। तो आपकी पत्नी गृहिणी थी? नहीं, वो गृहिणी भी थी, ज्यादातर तो गृहिणी नहीं, लेकिन वो टीचर थी, बीएड किया हुआ था उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सेवा में थी? वो सेवा उन्होंने कुछ दिन सर्विस की है डिफरेंट स्कूलों में। अच्छा उसके बाद फिर जब हम लोग आगे बच्चे छोटे छोटे हो गए तो कोई देखने वाला था नहीं। अच्छा अच्छा। फिर सर्विस मतलब पढ़ी लिखी गृहिणी कुल मिला। बच्चे आपके कितने हुए? हमें 3 बेटियां भी हैं बस। अच्छा, 3 बच्चियां। तीन बच्चियों के पिता हैं आप। वाह, पत्नी का नाम जरा सा मेरी पत्नी का नाम था रेहाना सिद्दीकी। अच्छा, रेहाना सिद्दीकी। तो रेहाना सिद्दीकी जी इस समय नहीं है? नहीं, उनके तो वही 9 अप्रैल 2021 पर इसी कोरोना में। अच्छा अच्छा अच्छा। इस कोरोना लहर में, कोरोना में। अच्छा अच्छा, उनकी मृत्यु हो गई है। तो बच्चियां जो है, ये तीनों बच्चियां, नाम क्या है इनका? सबकी शादी, सबसे बड़ी बेटी मेरी सुंबुल सिद्दीकी है। अच्छा, सुंबुल। उसकी शादी 2001 में हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो इस वक्त दिल्ली में, उसका हस्बैंड जो है वो ग्राउंड वाटर बोर्ड में साइंटिस्ट है, सीनियर ऑफिसर है। अच्छा अच्छा। और फैसल अबरार उनका नाम है, तो वो दिल्ली में पोस्टर है अभी। अच्छा अच्छा। और मेरी बेटी भी दिल्ली में है, वहाँ उसने भी बीएड किया हुआ है। अच्छा, तो वो अध्यापक कार्ड में है क्या? वो बीएससी बीएड किया हुआ है। अच्छा। वो एक सेंट फ्रांसिस स्कूल है, सेंट मैरी स्कूल है, उसमें वाइस प्रिंसिपल है। उसके बाद जो मेरी सेकंड डॉटर है सीमा सिद्दीकी, वो बहुत ब्रिलियंट लड़की है। उसने हर चीज इंटर टॉप किया, हाई स्कूल में भी टॉप किया, और उसके बाद उसने 5 इयर्स लॉ किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा। फिर LLM किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। इस वक्त वो इंटरनल यूनिवर्सिटी में लॉ की HOD है। अच्छा अच्छा। लॉर्ड की शादी हुई, उनका हस्बैंड वो यहीं लखनऊ में रहते हैं, हस्बैंड शिवा कॉलेज में लॉ का लेक्चरर है। सबसे छोटी बेटी तो है मेरी, वो सारा सिद्दीकी है। अच्छा अच्छा। शादी बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन वो दिल्ली में सेटल थे। दिल्ली में उनका सब प्रॉपर्टी मकान सब दिल्ली में है। तो ये हमारे बच्चे सब कामयाब हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वाले ने, मैं बच्चियों के कभी पिता मेरे हैं पास आप। कोई बहुत ज्यादा धन इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाली कोई ऐसी मेहरबानी रही कि कभी भी कोई काम मेरा नहीं रुका। रुका नहीं। कैसे काम होता था, वाइफ के साथ में हज करने गया 2011 में। अच्छा अच्छा। 2019 में उनको उम्रा करा के लाया। 6 जनवरी 2021 में हम लोग लौट के आए उम्रा करके। अच्छा अच्छा अच्छा। और 9 अप्रैल को देर हो गए थे। 9 अप्रैल 2021 को बड़ा ही मतलब उनको जितनी उनकी इच्छाएं थी वो सब पूरी हुई। पूरी हुई। जीवन साथी जो होता है, जीवन साथी का अचानक
इस जिंदगी से विदा ले लेना ये बहुत ही पीड़ादायक, डिफिकल्ट बहुत ही पीड़ादायक समय माना जाता है। इसी एज में और तो जरूरत होती है इसी एज में जरूरत होती है किससे बात करने का। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल। कहिए कि प्रोफेशन है ये, हाँ, कि उसमें समय कट जाता समय है। कट जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। और वरना सबसे बड़ी चीज ये है कि आप बच्चियों के पिता हैं, और ये माना जाता है कि बच्चियां जो है, अगर जिस घर में बच्चियां हैं हाँ हाँ उस घर में जो है माँ की कमी, जो महिलाओं की कमी का एहसास वो नहीं होने देती। ये तो तो वो जो है बता दो, ऊपर वाले ने ऐसा इंतजाम कर दिया, उनकी देखते बाद वही बच्ची आ गई और पूरे घर के इंतजाम संभालती है, वही देखती है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। बहुत ये है तो खैर जीवन में जो आया है उसको जाना है। 2 साल सुल्तानपुर में वकालत की। अच्छा, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। है सिविल एंड रेवेन्यू साइड में। अच्छा तो रेवेन्यू का वर्क मुझे सुल्तानपुर से ही आया, 74 तक रहा। फादर की डेथ के बाद फिर आया, भाइयों को पढ़ाना था, उनको सेटल करना था। सुल्तानपुर उस वक्त बिल्कुल डेवलप नहीं था, बिल्कुल। तो मैं लखनऊ आ गया। फिर वापस फिर 2 भाइयों को मैंने यहाँ रख के पढ़ाया, एससी कराया। अच्छा अच्छा। तो वो लोग पढ़े, तो इस तरह से फिर लखनऊ में सेटल हो गया। और प्रोफेशन के बारे में सिर्फ मेरा ये है, मैंने कभी पैसे का मोल, कोई आया तो उसको ये नहीं कहा कि आप पैसा लाओ तो मैं काम करूंगा। मैंने कहा काम बताओ, तुम्हारा काम करूंगा, जो तो आप ओवर दे देना। इस बात से नहीं बिल्कुल। एक ये प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल कि कभी मैंने अपने क्लाइंट के अगेंस्ट कोई काम नहीं किया। हमारी वकालत के पेशे में आज की तारीख में आप लखनऊ में किसी की कोई उंगली नहीं उठाता नहीं हमारे बिल्कुल। क्षेत्र पर। और यही एक सबसे बड़ी चीज है, तो आदमी सांस लेकर के जाता है, तो इसको बना के रखना है। श्रेष्ठतम कार्य जो है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है, चाणक्य ने एक जगह लिखा है पत्नी के बारे में, जीवन में वो बताया है कि 4 ऐसे मित्र हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते। तो उसमें उसने बताया है कि विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्यायाधितस्य औषध मित्रम धर्मम मित्रम मृत्युस्य च। कि विद्या जो है उस समय साथ देती है जब कोई साथ नहीं देता है, विदेश में मित्र होती है। और भार्या मित्रम गृहेषु च, घर की मित्र स्त्री होती है। और व्यायाधितस्य औषध मित्रम जो कहा गया है कि जब आपके अंदर व्याधि आ जाती है, जब अगर कोई रोग आ गया तो औषध मित्र होती है। और धर्मम मित्रम मृत्युस्य च, जो अभी आपने कहा कि मैंने जो नॉर्म है उसका पालन किया। तो धर्म का तात्पर्य है कि श्रेष्ठ कार्य, यही आपके साथ जाता है। आपकी कोई संपत्ति मृत्यु के बाद आपके साथ नहीं जाएगी, लेकिन जो नेक कार्य आप किए हैं ये जाएगा, और उसी की जो है चर्चा भी यहाँ की जाएगी। और जैसे सीनियर का जो सानिध्य है, अगर प्रैक्टिस करना है तो सीनियर का सानिध्य कितना जरूरी है। सीनियर के साथ वो क्या रहा है कि जूनियर्स इसको सर दिखा दीजिए सर, वो खुद नहीं कुछ सीखना चाहिए। बहुत तकलीफ, बहुत जरूरी है सीनियर बहुत जरूरी है। 2-4 लड़के होते हैं तो निकल जाते हैं। हमारे जो जूनियर्स में ऐसे बहुत से ऐसे लड़के निकले कि जो आज जो कामयाब है। एक मिस्टर सीपी पांडे है, आपने देखा भी होगा, वहाँ स्पीच बैठता है, बिल्कुल बहुत कामयाब वकील, इस पर सिविल कोर्ट में है और बहुत अच्छा तरक्की किया। एक हमारे मेरा जूनियर था सुदेश श्रीवास्तव, वो बिल्कुल बिल्कुल वो एडीजे हुआ है। अच्छा। पढ़ता था शुरू से, उसको लिखने और पढ़ने की आदत थी। यहाँ बहुत दिन तक पढ़ाता भी रहा वो, और इस वक्त एडीजे है भागलपुर में, बिहार में, वो बिहार कैडर में चला गया। और इसी तरह एक लड़का था मेरा जूनियर यशवर्धन सबू, हाई कोर्ट में बहुत अच्छा, हाँ काफी अच्छा। उसने 2 साल मेरे साथ वकालत की थी, और उसने बेसिक इतना लर्न कर लिया था, कोशिश करता था। और वो हाई कोर्ट में लोगों को पता था, क्योंकि हाई कोर्ट में जो लोग जाते हैं तो अगर यहाँ सिविल में प्रैक्टिस, तो फाइलें तो सिविल कोर्ट से ही बन के जाती हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ की बेसिक नहीं मालूम है तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। आप कैसे, क्या चीज डिफिकल्ट या क्या रॉन्ग हुआ या आप नहीं निकाल सकते, वही निकाल सकते जिसको बेसिक मालूम है। और क्या, बिल्कुल गलती कहाँ तो ये सवाल भी मेरा था कि जैसे लोग उच्च न्यायालय में सीधे जाते हैं प्रैक्टिस करने, तो कितना जरूरी होता है उनको जो है जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करना। जैसे भाई देखिए, क्रिमिनल की साइड तो बहुत सिंपल है, बेल एप्लीकेशन है, बेल का ऑर्डर सामने है और उसका FIR है, उसी को आपको बहस करनी 3 कागज। सिविल लॉ में तो इतना वास्ट है कि आप कोई कह ही नहीं सकता कि हम क्या कर सकते। तो उसको सिविल लॉ पर जो लोअर कोर्ट में सीखेगा, कहाँ पर प्लेन ड्राफ्ट करना है, प्लेन कैसे ड्राफ्ट होता है, वो चीज यही सीखेगा, यही सीखेगा। ऑर्डर 711 में हाईकोर्ट में तो सेकंड अपील आई है, तो एक स्टेज लोअर कोर्ट की, फिर एक अपीलेट कोर्ट की, तब सेकंड अपील आई।
अब वो सेकंड अपील में सब कुछ बना रखा हुआ है। तो वो जजमेंट तो पढ़ लेगा, लेकिन जजमेंट में कहाँ पर जज ने गलती की है, अगर उसको बेसिक नहीं मालूम तो निकाल नहीं सकता वो। बिल्कुल। और अगर बेसिक मालूम तो फौरन कहेगा साहब ये होना चाहिए था, ये तो हो ही नहीं इस केस में, वहीं पर आपको की जीत है। वो बेसिक मालूम होना जरूरी है। तो आप जैसे लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं और लखनऊ में हाई कोर्ट की बेंच भी है, तो क्या आप जो है जिला न्यायालय में ही आप प्रैक्टिस करते हैं, नहीं, सिविल कोर्ट में ही, या हाई कोर्ट में भी आप? हाई कोर्ट में जाता हूँ, हाई कोर्ट में मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। अच्छा। अब हाई कोर्ट बहुत दूर हो गया है, तो बिल्कुल। थोड़ा अवॉइड करते हैं। पहले तो हमारे बगल में सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट अगल था, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम कंसल्टेशन में बहुत काम किया है, और सिविल साइड में तो अपील सेकंड अपील वगैरह में बहुत काम किया है। एग्जीक्यूशन मैटर में डिवीजन तो फाइल ही होते थे बहुत से, तो हाई कोर्ट में बहुत काम किया है, अभी करते हैं। और ऊपर वाले की दुआ से कई रूलिंग वगैरह भी हमारे नाम से है। अच्छा। तो अभी भी एक रूलिंग आई मतलब है। हाई कोर्ट में अपीयरेंस आपका लगातार जो है हमें हाँ, लगता है हाँ, कि बना रहता है, बना रहता है। निश्चित रूप अभी से। पुराने केस ही मेरे बहुत चल रहे हैं। तो नहीं। फिर आपको जाना पड़ता होगा, फिर लंबा लंबे लंबे दूरी। जूनियर हैं, तो आरिफ साहब के जूनियर हैं और हमारा भी काम देखते हैं, तो वो लोग जब बिल्कुल ये होता है कि हाँ आज पेशी होगा, बहस होगी, आ जाएगी, तो हम चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो रेवेन्यू की जो जानकारी है, ये कितनी जरूरी होती है जो है सिविल की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने में, जो है क्या कहेंगे? बहुत जरूरी इसलिए है कि रेवेन्यू के भी पेपर्स उसमें लगते हैं, जहाँ टैक्सी सर्विस करना है करना है, तो रेवेन्यू के पेपर कहाँ से आए, कि सेटलमेंट कितने हुए हैं, किस सेटलमेंट में एंट्री है, किस सेटलमेंट से आया, तो ये रेवेन्यू की प्रैक्टिस करने पर ही मालूम हो सकता है। खितौनी में कहाँ पढ़ा जाएगा, कितने कौन सी खितौनी है, बस्तादेही क्या होती है, ये सब। उसके बाद म्यूटेशन का मैटर जो है वो रेवेन्यू में आता है पूरा पूरा, उसकी अपीलें, सेकंड अपील, और बिल्कुल बिल्कुल। वो कमिश्नरी में अपील, उसके बाद वो हाई कोर्ट जाता है, तो वो सब बेसिक वहीं से है रेवेन्यू का भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो म्यूटेशन केसेस जैसे अब तो खैर सब जहाँ हो गया, पहले तो जो म्यूटेशन मैटर था उसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट के केसेस लखनऊ में होते थे, और रेड एक्ट के केसेस इलाहाबाद में होते थे। तो हम लोग इलाहाबाद भी गए, यहाँ भी गए। स्टैम्प एक्ट के मैटर होते हैं, मतलब सिविल में तो इतना केसेस है कि किसी को हिसाब नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल बना करके यहाँ से बहुत कम कर दिया। अगर प्लेंट की मैं बात करूं, Yes. तो प्लेंट को कितनी सावधानी के साथ तैयार करना चाहिए, ताकि आप न्यायालय के समक्ष जब आपका ये- प्लेंट जाए, जब जो हम लोगों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत से वकील ऐसे हैं, प्लेंट को तैयार करने से पहले अपने मुवक्किल से हर चीज को जान लेना बहुत आवश्यक। अच्छा, नक्शा नजरी की का क्या अहमियत है दावा दाखिल करते समय? और नक्शा जब आप नजरी दावा, कोई अहमियत तो नहीं, कोर्ट को समझाने के लिए नक्शा नजरी बनता तो इसका निरीक्षण एक अधिवक्ता को करना चाहिए। है। अधिवक्ता को करना चाहिए, क्योंकि 50% मुकदमों में जो चौहदियाँ होती हैं, सीमाएं लिखी जाती हैं, वो गलत है। और इसका मेन कारण होता है कि अधिवक्ता वहां जाता है। हाँ, वहाँ जाता नहीं, वो जाता है ना भाई, मुवक्किल से ये पूछा, उसकी- पूर्व में क्या, पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या है, और उसने उत्तर को दक्षिण बता दिया, दक्षिण को उत्तर बता दिया। मोस्टली बहुत मुकदमों तो ये जरूरी होता है कि अधिवक्ता जो है स्थलीय निरीक्षण भी करे। अगर वो समझ रहा है कि हमारा मुवक्किल इस काबिल नहीं है, तो हमको आखिर अपने जूनियर को भेजना पड़ता है, मुवक्किल पर जा करके देख करके आओ, तो नक्शा नहीं बना के लाओ, तब दाखिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उससे वो मिस्टेक अगर होती है ना, तो फिर उससे पूरा केस घूम जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी पर डिपेंड, क्योंकि प्रॉपर्टी वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइडेंटिफिकेशन तो उसी से होता है, उसी से जो बाउंड्री लिखी जाती है। तो ये भी एक बहुत जरूरी आपने बात जो पूछी कि नक्शा नजरी की अहमियत, नक्शा नजरी की अहमियत, और क्योंकि उसको वेरीफाई कराना पड़ता है। कमीशन अगर नक्शा नजरी है तो हमें कमीशन, क्योंकि वो न्यायालय भी तो निरीक्षण कराती है। हाँ, न्यायालय जो कोर्ट अमीन या कोई एडवोकेट को अपॉइंट करके कमिश्नर भेजती है, वो रिपोर्ट जो होती है वो पार्ट ऑफ द कोर्ट है, पार्ट ऑफ द कोर्ट होते हैं। तो वो कोर्ट का, उस पर कोर्ट रिलाई करती है। हमारे पर्सनल के बनाए हुए नक्शे पर हम कोर्ट को उससे वो आप सेटिस्फाई करते हैं। आप सेटिस्फाइड कोर्ट को समझाने के लिए वो बनाते हैं, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। लीगल वैल्यू उसी के कमीशन रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट आती है। चाहे वो अमीन की आवे। तो जैसे जैसे फैक्ट बहुत सही होना चाहिए, नक्शा नजरी जो है मतलब उसका सही। अध्ययन होना चाहिए। टेक्निकलिटी जैसे 7 रूल 11 की बात कही जाती है कि जब आप प्लेंट तैयार करते हैं और ले जाते हैं, तो ये टेक्निकल चीज है इसमें कि जो है इसमें आपने जो है इंग्रेडिएंट्स है ऑर्डर 7 में लिखे हुए प्लेंट के, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें इतने इंग्रेडिएंट्स तो आपको लिखने।
फैक्ट्स उसके बाद बीच में जो फैक्ट्स आते हैं वो उसमें जो है अगर नेशनल इलेक्शन आपका नहीं है, ताजा फैक्शन नहीं है, वैल्यूशन लिखना है, उसके बाद रिलीफ मांगनी है, ऊपर फैक्ट बनाना है, पार्टी बनाना है, किस धारा किस इसका मुकदमा है वो लिखना जरूरी है। ये सब चीजें स्टडी के बाद ही आदमी समझ सकता है। और ये हमें लगता है कि ये जो व्यवहारिक जो प्रैक्टिस होती है, जब सीनियर के सानिध्य में जब कोई लड़का ये प्रैक्टिस करता है तब उसे ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली बता सकता स्टडी है। से किसी को नहीं आया, नहीं क्योंकि आया। कोई मौके आया उसने अपनी स्टोरी बताई। अब इसका क्या केस फाइल करना है ये आपको डिसाइड करना है। वो तो कहेगा था हमारा ये हमको घर से निकालना है। अब घर से निकालने के मुकदमे में हम परमानेंट इन्वेस्टमेंट का दावा दायर कर सकते हैं, हम पार्टीशन का भी दावा दायर कर सकते हैं। अगर उसका कोई टाइटल नहीं बनता डिक्लेरेशन कर फाइल कर सकते हैं। कौन सा मुकदमा दायर करना है वो तो हम समझाएंगे ना, वो तो नहीं जानता है, वो तो सिर्फ अपनी बात कह रहा है। बिल्कुल, उसमें हमें कौन सा मुकदमा इसी को वकालत करे, यही वकालत है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम स्थगन आदेश पर अगर बात करें तो सीपीसी का जो विषय है, इसे दीवानी प्रक्रिया संहिता में हमने जो देखा है, हमने जो पढ़ा है कि उसमें अस्थायी व्यादेश ही उसका विषय है। जो अस्थायी व्यादेश दीवानी प्रक्रिया संहिता का विषय नहीं है, ये तो शायद जो है स्पेसिफिक रिलीफ या उसका मुकदमा नहीं। सीपीसी जो है वो तो प्रोसीजर है, लॉ नहीं है। वो लॉ तो वही सोशल रिलीफ एक्ट के अंदर डिक्लेरेटिव सूट भी फाइल करेंगे, सोशल रिलीफ एक्ट में फाइल करेंगे, पजेशन का सूट फाइलेंगे, सोशल रिलीफ एक्ट में फाइल करेंगे। अच्छा, ये प्रोसीजर बताता है ये सिर्फ प्रोसीजर। और इसमें अस्थायी व्यादेश क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, कैसे प्लेन बनेगा, कैसे डब्ल्यूएस बनेगा, कैसे एविडेंस दी जाएगी, वो उसको कैसे एग्जीक्यूशन कराएंगे आप, ये प्रोसीजर बताता है। सीपीसी इज द प्रोसीजर। अच्छा, तो सब्सटेंटिव लॉ जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज सब्सटेंटिव लॉ। नहीं, आपको शायद यही डिफरेंस बहुत से कम लोग जानते हैं। नहीं, वही चीज है। हम बहुत जो विशेषज्ञों से बात होती है। आप बोल रहे हैं परमानेंट इन्वेस्टमेंट दावा तो सूट बहुत होता है, लेकिन उसे किस धारा में आप फाइल करना वो नहीं बता पाया। नहीं सर, हम ये चूंकि मैं महाधिवक्ताओं से इंटरव्यू लेता रहता हूँ, तो मैं भी जब इस पे स्टडी करता हूँ तो मैं ऐसे ही देख रहा था, तो हमें एक जगह मिला पढ़ने को कि अस्थायी व्यादेश ही सिर्फ सीपीसी का विषय है, बाकी तो सब जो है, और मुकदमे के दौरान जो है टेम्पररी इंजेक्शन ही मिलता है। मुकदमे के दौरान तो परमानेंट इंजेक्शन मुकदमे के दौरान तो परमानेंट इंजेक्शन हो जाएगा तो टोटली डिसाइड हो जाएगा, टोटली डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टेम्पररी इंजेक्शन ही मैटर करता है। और आज के ज़माने में कोर्ट में पहले हमने जब वकालत शुरू की थी तो जजेस का ये भी होता था कि भाई कोई मुवक्किल आया है, उसको कोई दुख कभी आया है, परमानेंट टेम्पररी इंजेक्शन हमारा उसको टेम्पररी दे। तो टेम्पररी इंजेक्शन का ये होता है कि एक तो आइडेंटिटी होता है, तो फिर पहले दिन सुन करके देखिए, दूसरी पार्टी को सुनने का मौका, तो उसके बाद वो एप्लीकेशन जो होती है वो डिसाइडेड नहीं मानी जाती, डिसाइडेड नहीं मानी हियरिंग होती है, दूसरी पार्टी से ऑब्जेक्शन मांगा जाता है, उसके बाद दोनों पार्टी की हियरिंग में हुआ तो ऑर्डर फाइनली पास होता है, वो होता है इंटीम इंजंक्शन। उसकी अपील भी लाई करती है उस ऑर्डर को, ऐसा नहीं है। अच्छा, कोर्ट में भी आप अच्छा, टेम्पररी इंजेक्शन के अगेंस्ट भी आप जो है लाई करती है, सीपीसी में प्रोवाइड करना। जैसे आप बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में जब आप क्लाइंट आता था या पीड़ित जब आपके यहाँ आता था तो न्यायालय टेम्पररी इंजेक्शन दे देते थे। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है कि अब ज्यादातर जजेस स्टे देते ही नहीं, और उसका क्वेश्चन नहीं होता है कि वो जो उनकी वर्किंग आती है, हम लोग को एक आध जजों से बात करने का मौका मिला तो उन लोगों ने कहा होता है कि हम बिना पैसे दिए हम समझ रहे केस की वो जरूरी है, लेकिन अगर हम स्टे देते हैं तो कल को क्वेश्चन से पूछेगा कि आपका कैसे आपने इसको स्टे दिया। तो जो पारिवारिक मामले बढ़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि वो तो है ही सिविल के जो बंटवारे और उसके हैं, कोई भी एक भाई दूसरे भाई को नहीं देखने को पसंद कर रहा। पहले तो संयुक्त परिवार होता था, बिल्कुल एक का सब मानते थे, आज संयुक्त परिवार की वो खत्म हो गई, और उसके बाद एक आध घर कहीं आपको मिलेगा, वरना तो सब लोग अलग अलग रहते हैं, अलग है। तो एक तो वो परिवार होता था कि भैया अलग अलग हो गए, अपना सब अलग हो गए, किसी ने किसी को कोई प्रॉपर्टी दे दी आपस में बात है। और एक ये होता कि नहीं साहब हम तो लेंगे, या हमें एक भाई बेईमानी करने को उतर आया, उसने कहा बाप माँ के फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिए, ये बना दिया, वो मुकदमा दायर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे डिस्प्यूट इस तरह को। बस ये है कि सोसाइटी में सबसे जरूरी जो है वो ये है कि ईमानदारी और सच्चाई प्रिवेल करे, लेकिन ऐसा होता नहीं होता।
परिवार में इस तरह की कहीं कहीं कोई न कोई जो है हाँ, और त्याग की भावना खत्म हो गई। खत्म हो गई। पहले जमाने में और बड़े भाई ने छोटे को दे दिया, छोटे ने कहा बड़े भाई हमसे, भाई ने ले लिया मेरे को ले। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज छोटा भाई ना बड़े भाई को मानने को तैयार है, ना बड़ा भाई छोटे भाई को मानने को मानने तैयार को तैयार है। है। बिल्कुल, समझा? बिल्कुल। माँ जो है, अगर वो बेटा कमा रहा है तो माँ उसको बहुत अप्रिशिएट कर रही है, और जहाँ बेटे ने कमाई वो अलग कर लिया, शादी हो गई, तो अब वो डिस्प्यूट आ जाता है। मतलब हर दृष्टि से जो है न्यूनता आई है, और बहुत हर दृष्टि से, और सभी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबको ध्यान देने की जरूरत है। कोई एक व्यक्ति कि वो इसके जो लिए पुराना दोषी सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। शुरू को कैसे आपने बताया फैमिली का, अभी आपने फैमिली केसेस का जिक्र किया, तो जो फैमिली मैटर्स होते थे वो भी पहले सिविल होते थे, उसके फैमिली कोर्ट अलग बन गई। और लखनऊ में इतने फैमिली केसेस हैं कि इस बार 8 जजेस बैठे हैं। आज तो पता चला कि 10-11 है। 10-11 हो गए हैं। तो वो आप बताइए 10 है, हमें तो 8 ही मालूम था, आप कह रहे हैं 11 है। हाँ, 10 हमने तो ज्यादा नहीं फैमिली कोर्ट में, लेकिन जो लोग करते हैं तो आज 11 कोर्ट है सिर्फ फैमिली मैटर्स के लिए काम कर रहे हैं। बताइए। लेकिन उस सिस्टम को जब से ये पढ़ाई लिखाई, अब कोई साथ में रहते ही नहीं है, नेचुरली बच्चे बड़े हुए, माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, तो उनको नौकरी मिल गई, मोस्टली तो लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, जो बड़े घर के लड़के हैं तो कोई रहते ही नहीं, और जो रहते हैं वो अब हम ही थे, हमारी माता जी सुल्तानपुर रहती थी, हम लखनऊ चले आए, लखनऊ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम महीने 2 महीने में कभी कहीं गए तो माता जी को तो अकेले रहना पड़ा ही रात। नहीं, ये बड़ा जरूरी है। अक्सर मैं तो पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कहीं की जो है शहरों में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, और गांव को लोग वृद्धाश्रम बना दे रहे हैं। गांव में बुजुर्ग माता पिता को छोड़ के लोग शहरों में आके बस जा रहे हैं, पूरा गांव वृद्धाश्रम बन रहा है, वृद्धाश्रम बनता चला जा रहा है। तो इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, चाहूंगा। तो एक पक्षी जो निर्णय होते हैं, एक पक्षी निर्णय की जो प्रासंगिकता होती है वो क्या होती है, कितना महत्वपूर्ण ये माना जाता है? जजमेंट है उसमें, वो अलग चीज है कि उसकी वैल्यू, अगर कोई पार्टी आ रही है लड़ना चाह रही है, मोस्टली कोर्ट अलाउ कर देती है एप्लीकेशन, लेकिन अगर कोई नहीं आया, उसका एक पार्टी जजमेंट हो गया तो वो फाइनल। तो एक्सपर्टी जजमेंट की सूचना, जैसे मान लीजिए कि अगर विपक्षी को सूचना नहीं मिलती है तो एक्सपर्टी होता है, हाँ। लेकिन अगर जजमेंट हो गया तो फिर उसकी सूचना का क्या प्रावधान है, किस तरह से? अब वो किस चीज पर डिग्री हुई है ना, वो देखना होता है। अच्छा। अगर कोई जजमेंट की डिग्री है तो वो खाली कराएगा तब वो, तो जजों के मूल है, जहाँ मोस्टली लोग इशू नोटिस कर देते हैं, लेकिन सीबीसी में लिखा कि अगर 2 साल के अंदर निष्पादन आ गया अच्छा। तो उसकी सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिग्री एग्जीक्यूट कराई जाए। अच्छा। अच्छा। अगर 2 साल के बाद आया है तब ये कहते हैं कि सबको 2 साल के बाद तो सूचना देना, अब इसलिए कि इतना लंबा पीरियड हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन 2 साल के अंदर अगर कोई एग्जीक्यूशन फाइल होता है तो सूचना सीबीसी के अंदर ही प्रोवाइडेड है। तो एक पक्षी मामलों में भी समस्त प्रक्रियाओं का अनुपालन उसी तरह से करना पड़ता होगा जिसमें दोनों पार्टी अपीयर होती हैं, जैसे पार्टी अपीयर हो या ना हो, दिस इज नॉट मैंडेटरी, उसके ऊपर तामील होना, तामील के बहुत से प्रोसीजर और फिर फाइल इसी पे बना ही हुआ है। तो भाई पहले आप उसको कोर्ट से संबंध जाएगा, वो नहीं लेगा तो उसको रजिस्टर पोस्ट से जाएगा संबंध, वो नहीं लेगा तो फिर पेपर में उसको पब्लिकेशन होगा, प्रकाशन होगा। तो प्रकाशन के बाद जब वो होता है तो वो फाइनल सर्विस पे प्रज्यूम की जाती है, क्योंकि कोर्ट को प्रज्यूम करना है। अच्छा। सर्विस उसको प्रज्यूम हो गई। जैसे हमने आपके जीवन वृत्त पर भी बात कर लिया, पारिवारिक स्थितियों पर भी हमने बात किया, विधि के सिद्धांतों पर भी हमने बात कर लिया। अब थोड़ा सा जो आपका व्यक्तिगत जीवन है, जैसे शुरुआती दौर में तमाम सारे शौक होते हैं, जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी की इच्छा थी कि आप जो है वकालत करें, तो आपने उनका सम्मान किया। आपकी इच्छा कहीं से भी किसी और क्षेत्र में जाने की कभी नहीं हुई? अच्छा, शौक आपके जो है, जैसे संगीत से जुड़ाव, कविता से जुड़ाव है, मुशायरा से जुड़ाव? मुशायरों से शौक था। अच्छा। याद नहीं होता मुझे कोई अच्छा बहुत लगता है, वसीम बरेलवी राना, ये सब बहुत अच्छे शायर थे, वो बहुत सुनते हैं। वसीम बरेलवी का तो बड़ा एक फेमस है कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जरूरी। याद नहीं होता मुझे, आपको तो याद है शेर, और बहुत इसको अप्रिशिएट करता हूँ शेर को, मेरा तो फेवरेट शेर है, याद नहीं होता यार, इतना मौका नहीं मिलता कि इसको याद किया जाए। नहीं, बिल्कुल, बड़ी बड़ी ताकत मिलती है ना। साहित्य जो है समाज का दर्पण माना जाता है। जो खाली वक्त मिलता है
तो टीवी में अगर कुछ देखना होता है तो मुशायरे देखते हैं। अच्छा अच्छा। अब वो शौक है मुशायरा, उससे एक नॉलेज भी होती है और अच्छा भी लगता है, और लाइफ के बारे में बहुत नजदीक हर हर लाइन में कोई न कोई संदेश छिपा होता है ना। वो फिल्मों के प्रति जो है आपका क्या, जो है फिल्मों का कितना शौक था आपके जमाने में? तो फिल्म देखा करते थे, जाते भी थे, अच्छा, उसके साथ भी देखी है, लेकिन मेरे ख्याल कौन सी फिल्म जो अभी तक याद है? बहुत सी फिल्में देखी हैं। पहली फिल्म जो हमने देखी तो संगम देखी थी, हो गई। अच्छा, संगम। तो फिल्मों के गाने वाने तो गुनगुनाने का शौक रहा होगा आपको? कोई लाइन याद है? कोई लाइन जो है, तमाम सारी लाइनें जो है बड़ा प्रेरणा देती हैं ना, बहुत प्रेरणा प्रदान करते हैं तमाम सारी। जैसे हमने एक फिल्म जो है, फिल्म की एक लाइन ही है कि जिसमें जिसके घर में अमीरी का सजर होता है, उसका हर ऐब जमाने का हुनर होता है। संतोष आनंद जी का हमने देखा है गाना की जो है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है कुछ पाकर खोना है। मेरा दादा जो सुनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन याद नहीं होता। कुछ कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन सब का गाने मतलब याद तो आना और जाना है? दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी। कभी कभी मैं उसमें शाहिद का गाना, ए, कल और आएंगे सुनने वाले, कल कहने वाले, कल और आएंगे सुनने वाले, बिल्कुल बिल्कुल, कोई मुझे याद करे तो, ये सब गाने बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर बहुत। है। ये सब साहित्य समाज का दर्पण जो है, जो कहा गया है, तो वास्तव में ये जो लाइनें होती हैं बड़ी प्रेरणाप्रद होती हैं। जो भाई, एक फूल दो माली फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, चंदा, तुझे दीप कहूँ या याद है, बहुत अच्छा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज बुला रहा। तो बलरासानी का तो उसमें आया था ना कि जैसे कि मैं कब से तड़फ रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के बदले चाहे सारी दुनिया ले ले। हैं? तेरे संग संग झूल रहा है मेरे हाथों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन। बहुत याद है यार, बहुत। उसमें सर जैसे लाइनों को, जैसे हम बातचीत करते करते जैसे एक एक चीज मैं सोचता हूँ कि जैसे जिंदगी तेरी मेरी कहानी है ना, जीवन तो आपसे और लोगों से सबकी कहानी ही तो जीवन है। और क्या, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बताने का मेरा प्रयास होता है। उसमें एक जो लाइन है, बड़ी प्रेरणाप्रद लाइन है, जो उस फिल्म की जो है कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, उसमें आया है कि आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक साथी। सही है। और उसमें आखिरी लाइन है कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा वो संजय को मेरा राज दुलारा। मतलब एक पिता की इच्छा होती है ना कि जो हमारी औलाद है। आते थे लोग, आते हो जाता था। बिल्कुल। अब जो गाने से चिल्लाने वालाने वाले के ज्यादा चिल्लाया जाए वो बेकार वाली है, वो कोई गाना थोड़ी है। लेकिन ये गाने जो थे लिटरेचर जिसमें थोड़ी बहुत होती थी और इससे लाइफ की फिलॉसफी सामने आती थी। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शन उसमें जो है दिखता था। अच्छा, चलते चलते एक सवाल जो है, क्रियाशीलता जीवन में, जो क्रियाशीलता है, जो कर्मठता है, वो कितनी आवश्यक है, कितना जरूरी है क्रियाशील जीवन? जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे बाप ने तो बहुत कुछ कर दिया है, मुझे करने की क्या जरूरत है, मेरे बाबा ने बहुत कुछ कर दिया, मेरे तो लैंडलॉर्ड थे, बहुत बड़े जिम्मेदार थे। तो ये सोच जो है, और इन सोच से बाहर निकल के अपना क्रियाशील जीवन व्यतीत करना, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक संदेश जो है हम आने वाली पीढ़ी को। फादर मदर के धन पे तो कोई आदमी अमीर हो ही नहीं सकता। अमीर तो उस पैसे को उसे आप उड़ा देंगे, अपना पैसा कमा कर क्या कुछ बन गए, कोई इज्जत कमाएंगे। फादर मदर ने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, जिस दिन आपको उन्होंने फील्ड में ला करके खड़ा कर दिया, तो वो उनका नाम आगे रोशन करने के लिए आपको मेहनत करनी। बिल्कुल, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल। मेहनत उसके लिए क्रियाशील होने की जरूरत है। अब मैंने जैसा आपको बताया कि जब मैं लखनऊ वकालत से बैठी तो सीनियर्स के कोई फाइनेंस की मदद नहीं मिली। अपने बल पर 1982 तक तो मैं सीनियर के साथ रहा, 71 से 82 में मैंने अपनी वकालत पर अलग शुरू की। बहुत से मौके आए, जो मौके हमारे सीनियर से मिले थे, उनके घर भी रहते थे, उनके बड़े बेटे भी वकालत करते थे। लेकिन जब जो लोग तोड़ के आए कि भाई वो उतना पैसा उनको नहीं दे सकते हैं,
तो हम लोगों को फिर कभी ये नहीं कहा कि हम आपका केस नहीं करेंगे। तो आया, हमने उसका केस किया और वो सेटिस्फाई रहा। और ऐसे वकील जो थे वो एक तरह से समझिए कि एडवर्टीजमेंट थे, वो री एडवर्टाइज करते थे। बिल्कुल वकील साहब के यहाँ चलिए हम आपका काम कराएंगे। 50 वकील आते थे वो लोग, उनके केस में कभी फीस मांगी नहीं, जो उनकी जेब में हुआ दे गए, नहीं दे गए। बिल्कुल। लेकिन वो एक एम बनाना चाहिए, क्योंकि हमको ये मालूम था कि हमको वकालत को स्टैंड करना है और हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं। सर उसके लिए मुझे मेहनत करनी, उसके लिए मेहनत करनी क्रियाशीलता जो है। है। रात में यहाँ ऑफिस में बैठना, दिन में ऑफिस सुबह करते थे, फिर रात में ऑफिस करते थे हमें। फिर उसके बाद सारी ड्राफ्टिंग करना, उसको ड्राफ्टिंग को करेक्ट करना, फिर ड्राफ्ट करवाना, तब करा करके तब प्लेन फाइनल करते थे अपने सामने वकील को बैठा करके। कभी ये नहीं हुआ कि हम कट पेस्ट कर दें कि उसको करने का प्रिंट लिया लिख दो और ये टाइप कर दो। ऐसा करने में फिर आप आगे करके कहीं ना कहीं। जैसे एक चीज और जो है, जैसे एक सीनियर के लिए जैसे एक जूनियर के लिए सीनियर का सानिध्य बड़ा जरूरी है। वो सीनियर के सानिध्य में बहुत कुछ सीखता है। लेकिन एक सीनियर के लिए अपने जूनियरों को प्रोत्साहित करना, उन्हें कोई कष्ट न होने पाए, उनकी प्रसन्नता का ख्याल रखना कितना जरूरी है, क्या कहें? सीनियर को है, देखिए ये बात बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। और जो पैसे की तो मैं बात नहीं करता, बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से नहीं देते। लेकिन कोई किसी को उंगली पकड़ के सिखा नहीं सकता। सीखने की जिज्ञासा खुद होनी चाहिए। सीखने की जब जिज्ञासा आपके अंदर होगी तो आप सीनियर से 10 क्वेश्चन पूछेंगे एक ही कैसे। सीनियर फिर अगर आपको नहीं जवाब दे रहा तब तो वो गलत होता। अगर सीनियर आपको सब समझा रहा है, लॉ भी समझा रहा है, पढ़वाने के लिए कह रहा है कि पढ़ा करके आओ, पढ़ा के लिए पढ़ा, तो फिर वो जूनियर की ड्यूटी हो जाती है वहाँ पर। बिल्कुल। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और लोगों के बारे में नहीं कहता। बिल्कुल बिल्कुल। हम जो है जूनियर्स को उतना पेमेंट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे कि हम जूनियर्स के केस में स्टेप्स लेने हैं, केस में वो करना, उसका खर्चा जो है भाई जूनियर लेते हैं, जूनियर दाखिल करते हैं। अच्छा। हमसे उनको डायरेक्शन देना है कि भाई इसमें इस तरह दाखिल बैठो, उसका खर्चा वकील से बोलेगा, अपना दाखिल करेगा, तो उसके बाद बन जाए। नकल लेनी है हमसे कॉमर्स लेनी है, हम कभी नहीं अप्लाई करते। जो नकल है उसका बिल्कुल, ये जूनियर अपना देखेगा। तो इस तरह से मुआयना करना है भाई, ये फाइल नहीं, उनको एक स्वतंत्रता दे दी जाए, उनको एक स्वतंत्रता मिल जाती है ना इससे। उनको एक सोर्स ऑफ इनकम भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर ये चीज है जो है। अच्छा, चलते चलते एक सवाल मैं और कर लूं कि जब एक नया लड़का वकालत की पढ़ाई करके कचहरी में आता है तो उसके सामने तमाम सारे ऑप्शन होते हैं कि वो सिविल की तरफ जाए, फौजदारी की तरफ जाए, वो टैक्सेशन की तरफ जाए, वो कहाँ जाए। तो इस दृष्टि से सिविल कितना बेहतर है? एक नहीं, असल में मेरी राय है, अगर वकालत कोई है सही तो सिविल है। अगर बच्चा मेहनती है तो उसको सिविल है, क्योंकि सिविल शुरू में तो बहुत टाइम लगता है सिविल, लेकिन एक बार स्टैब्लिश हो जाने के बाद फिर इसमें कोई डाउनफॉल नहीं आ सकता। अगर आपको नॉलेज फुल है बिल्कुल तो मुवक्किल आपके पास खुद ही आएगा। बिल्कुल। तो सिविल की वकालत एक्चुअल वकालत है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इसलिए एक दिशा निर्देश, में एक दो सक्सेस होती है, एक गाइडलाइन जो देता है सिर्फ जो है वो है ना। वसीम बरेली का ही एक लाइन है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है, किधर से बच के चलना है क्या करके। बात कर दिया। यही आज के जमाने में जो लड़का पढ़ के आता है वो समझता है बिल्कुल राष्ट्रीय आवे ना हुए, समझा। बहुत सी केसों में आपको दिखाऊंगा उधर, तो उसमें ऐसे है कि किस सेक्शन में लिखना क्या, कुछ ने लिखा आए वाय लिख दिया, अब उसको वहां के कोर्ट के सामने बेइज्जती भी होती है, मजा भी उठता है। तो इसलिए सीनियर का साथ जरूरी है कि सीनियर के और जब को ज्वाइन करते थे आप सीखिए। मेरे पास में 10 जूनियर है, लेकिन 2 सीनियर है जो कि डिवोटेड। अच्छा, महिलाएं बहुत सारा जो है अब सिविल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में भी बहुत बच्चियां अब आ रही हैं प्रैक्टिस करने वकालत के क्षेत्र में। वही बात है ना, जितनी लड़कियां आ रही है उसमें हर एक के पास वो क्लेवर नहीं है। वोट काला कोट पहन लेना इतना जरूरी है, वो क्लेवर होना चाहिए, बहस करने की पावर होनी चाहिए, केस वो समर्पण होना चाहिए, वो चीजें जो है। तो वो समर्पण कितने में है, खाली वो समर्पण नहीं दिखता है, समर्पण नहीं दिखाई नहीं दिख रहा। समर्पण की बात तभी दिखाई देगी जब आप बिल्कुल उसी के अंदर बिल्कुल मनोयोग से जवाब करें। आपकी बिल्कुल आपकी सिर्फ प्रदर्शन से काम नहीं, समर्पण नहीं। काला कोट पहन के टहलने से वो बिल्कुल मेहनत करनी होती है। मेहनत करने में क्रियाशीलता जो है। अब मैं वाइंड अप करता हूँ, चूंकि बातचीत हम लोगों की लगभग खत्म हो चुकी है, तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं
कि जैसे कि हमने सुल्तान साहब जी का परिचय आपको दिया ही। मुनव्वर सुल्तान साहब लखनऊ के वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं, जो आप जिला न्यायालय से लेकर और उच्च न्यायालय तक आप जो है अपना विधि व्यवसाय करते हैं। और आपने तमाम सारे जीवन के छुए अनछुए पहलुओं पर आपने बात किया, विधि के सिद्धांतों पर आपसे बात किया। कुल मिलाकर के सुल्तान साहब का यही कहना है कि जो क्रियाशीलता है वो आप अपने जीवन में बनाए रखें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मैं अपना कार्यक्रम खत्म करूं तो अगर मेरी 55 साल की बता रहा तो 75 साल की उम्र है, और मैं उतना ही टाइम अब भी देता हूँ जो मैं अपनी इनिशियल डेट में देता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसी पर मैं, जैसे राम नरेश त्रिपाठी एक बड़े साहित्यकार हैं, हूँ। तो उनकी एक लाइन है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक न एक सभी के सपन सबके अपने व्रत हैं, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। यानी पेड़ के पत्ते को उन्होंने इंगित किया है। उन्होंने कहा कि जो है वो भी आतप सहता है। इस जीवन के जितने चर और अचर सब हैं, सबको जो है सारे लोग अपने कर्म में निरत हैं, वो जो है वो कर्म में लीन है। तो उसी में आया है कि रवि जग में शोभा सरसाता सोम सुधा बरसाता, सब हैं लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि नहीं आता। तो कर्म करना ही कर्म करना जो है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो आपका दर्शन है कि आपकी जो क्रियाशीलता है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। आज 75 साल की अवस्था में भी आप उसी तरह से मेहनत करते हैं जैसे आप शुरुआत में आप आए थे। तो ये चीज हमें प्रेरणा प्रदान करती है और ये चीज हमें सीखनी भी चाहिए। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आगे फिर ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। मुनव्वर साहब, आपने अपना अमूल्य समय दिया और बहुत अच्छी बात आपने की जो है हमारे दर्शकों के लिए। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।